नमस्ते दोस्तों, रेलवे लक्ष्य बैच के अंदर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें अभी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है और नंबर सिस्टम का ये 5वां क्लास है। 4 क्लास नंबर सिस्टम के हो चुके हैं, जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसलिए क्लास को नहीं छोड़ना है। सवाल में दिया गया है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सिंधु ने x प्रश्न सही किए और y प्रश्न गलत कर दिए उसने, है ना। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर दिए जाते और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर काटे जाते तो सिंधु को 90 नंबर प्राप्त होता। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, तो परीक्षा में प्रश्नों की टोटल संख्या कितनी होगी। x प्रश्न यहाँ पे सही किए उसने और y प्रश्न यहाँ पे गलत कर दिए, है ना। तो सही वाले प्रश्नों का नंबर कितना हो जाएगा भाई, एक सही उत्तर के लिए 3 नंबर, तो यहाँ पे सही नंबर कितना हो गया, यहाँ पे सही करने के लिए 3x प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे x प्रश्न सही कर रही है और हर एक प्रश्न का 3 नंबर दिया जाता है, तो 3x नंबर ये सही के हुए। फिर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा भी जाता है, तो यहाँ पे गलत प्रश्न कितने किए, y, तो कितने कटेंगे, 1y कट जाएगा, है ना, 1 × y कट जाएगा और कटने के बाद मतलब आया कितना, 80 नंबर आया। फिर कह रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर, यानी कि टोटल नंबर 4x, क्योंकि x प्रश्न सही किए तो 4x नंबर मिलेगा। 2 नंबर काटे जाते हैं गलत उत्तर के लिए, यानी कि 2y इसमें से कम हो जाएगा। फिर नंबर मिलता है यहाँ पे 90 नंबर। अब क्या किया जाए, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ऊपर वाले में यहाँ पे 2y है तो इसमें भी 2y बना लीजिए। 2y बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब बीच वाले को हटा लीजिए, बीच वाले हमारे किसी काम का नहीं है। अब घटाइए, इसमें घटाएंगे तो क्या बनेगा, 6x में से 4x गया, मतलब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 6x में से 4x गया तो ये हो जाएगा 2x और इधर ये तो कट जाएगा, -2y + 2y कट गया और 160 में 90 घटाएंगे तो 60 × 10 = 70 आ जाएगा, है ना। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 35 के बराबर। अब ये बताइए x क्या है, सही प्रश्न है ना। गलत प्रश्न भी निकाल लीजिए किसी एक में रख के, चलिए इसमें रख देते हैं, है ना, इस वाले में। तो 3 × x, यानी कि 3 × कितना, x की वैल्यू कितनी है, 35 है, -y = यहाँ पे 80। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, 35 × 3 कितना होगा, 35 × 2 = 70, 105 में से 80 अगर घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 25 आ गया, यानी कि गलत प्रश्न कितने हैं, 25 है। तो सही किए उसने 35 प्रश्न, गलत कर दिए 25 प्रश्न। टोटल प्रश्न कितने होंगे, 35 और 25 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्रश्न। तो 60 टोटल प्रश्न थे उस परीक्षा में। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से इस नंबर को देखते हैं। हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 6412। अब ये किसके स्क्वायर के आसपास है, किसके स्क्वायर के, 80 जानते हैं, 6400 है ना, तो भाई 80, तो 80 का स्क्वायर 6400 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि भैया 80 का स्क्वायर यहाँ पे 6400 होता है। अब ये बताइए 64 से ये आगे है, 6400 से आगे है। ठीक है, 6400 से यहाँ पर आगे है। तो अगला वाला नंबर, क्योंकि इसमें जोड़कर हमें प्राप्त करना है, जोड़कर हमें प्राप्त करना है पूर्ण संख्या। ठीक है, घटाकर नहीं। अगर ये पूछा जाता कि क्या घटाने पर प्राप्त होगा, तो देखिए 6400 है, 6412 है, इसमें अगर 12 घटा देते तो हमें 6400 मिल जाता, है ना। तो अगर घटाने का पूछा जाता कि क्या घटाया जाए तो 12 घटाते, लेकिन क्या जोड़ा जाए तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो अब इसके आगे वाला स्क्वायर लीजिए, यानी कि 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। तो अब स्क्वायर निकालने के तरीका आपको बताते हैं, बहुत गजब का तरीका है। किसी भी संख्या का स्क्वायर उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए, किसी भी 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना हो, जैसे हमारे पास 81 है ना, इस 81 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो पहले ये जो राइट साइड में अंक दिया है इसका स्क्वायर करिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, लिख लीजिए। फिर इसमें तीनों जो नंबर दिख रहे हैं, मतलब इकाई, दहाई और ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 × 8, 8 दूना यहाँ पे 16, 16 का हो गया 6। हाँ, अगर इसमें भी कैरी आता तो इसको भी रखते कैरी, फिर इसमें जोड़ देते। क्लियर, तो 6 आ गया, 1 बचा। फिर इस वाले का स्क्वायर कर लीजिए, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 में हम 1 जोड़ेंगे क्योंकि हमारा कैरी 1 बचा था, तो 65 हो जाएगा, यानी कि 6561।
6561 यहाँ पर 81 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6561 ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो नंबर है ये एक स्क्वायर नंबर है और इससे ज़्यादा भी है। तो बताइए 6412 में से हम क्या जोड़ दें कि हमें ये नंबर मिल जाए, है ना। तो कुछ मत करिए, 6412 को इसमें माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा 6412 को इसमें माइनस करेंगे तो इकाई अंक में यहाँ पे 9 आएगा। मतलब 9 वाला कौन सा है, अच्छा 2 ठो है। फिर यहाँ पे बचा 5 में से 4 गया, 49 आएगा लास्ट में, है ना। 65 में से 64 गया 149। अगर हम 6412 में से 149 जोड़ देंगे तो हमें 6561 मिलेगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहे एक हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से 6/11 लोग बैठे हुए हैं। कितने कुर्सियों पर, 9/14 कुर्सियों पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से 6 लोग बैठे हुए हैं कितने कुर्सियों पर, 14 में से 9 कुर्सियों पर। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पर क्या हुआ कि भाई टोटल 11 व्यक्ति थे, उसमें से 6 लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए वाले हैं। ठीक है, ये बैठे हुए जो हैं उनकी संख्या है। और यहाँ पे ये लोग हो गए, पर्सन हो गए। इसके बाद बात करते हैं चेयर्स की। कितने चेयर पर, 14 में से 9 चेयर पर, है ना। 14 में से 9 चेयर पर बैठे हुए हैं। ये बताइए कि एक व्यक्ति एक ही चेयर पर बैठेगा ना। यहाँ पर 6 व्यक्ति बैठे हैं और जिन चेयर पर बैठे हैं उनकी संख्या 9 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही चेयर पर बैठे होंगे, यानी कि बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या और उन चेयर्स की संख्या जिन पर व्यक्ति बैठे हुए हैं बराबर होगी उनकी संख्या, है ना। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या और चेयर की संख्या ये वाली हमें बराबर करनी है। बराबर कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 18 होता है, दोनों को 18 बनाइए। 18 कैसे बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, दोनों 18 बन गए। बराबर करनी है हमें, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर चूंकि रेशियो ले रहे हैं तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे 11 3 ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3 छक्के 18। इसका मतलब ये हुआ कि 33 में से 18 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 और यहाँ 9 दूना 18, यानी कि 28 में से 18 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 18 लोग 18 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये बात अब यहाँ पे हजम हो रही है कि बात सही है। ठीक है, अब देखिए कह रहे कि यदि 30 कुर्सियाँ खाली हैं, बताइए 28 में से 18 कुर्सियों पर बैठे हैं अगर, तो खाली कितने हुए, इसमें से घटा लीजिए। 10 कुर्सियाँ खाली हैं यहाँ पे, है ना। यूनिट में अगर देखा जाए रेशियो में तो 28 - 18 10 आ जाएगा। इस 10 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्चुअल में कितनी कुर्सियाँ खाली हैं, 30 कुर्सियाँ। तो 10 की वैल्यू अगर यहाँ 30 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। 30/10 यानी कि 3। पूछा क्या गया, हॉल में कितने लोग खड़े हैं, बताइए दोस्तों। टोटल 33 लोग हैं, इसमें से 18 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 33 में से जब 18 लोग बैठे हुए हैं तो कितने खड़े होंगे, यही ना पूछा हमें। 33 - 18 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी 15 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। एक की वैल्यू 3 है तो 15 की वैल्यू 15 3 45 हो जाएगा। बस 45 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लॉजिकल सवाल था, सोचने में इसको टाइम ज़्यादा मत गवाइएगा। ये तरीका बता दिए हैं, ये तरीका नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, उस संख्या का आधा हिस्सा इनमें से किसके बराबर होगा। अच्छा प्रश्न है ना। एक लाइन में बन जाएगा अगर लगाएंगे तो 3/7 का कोई एक संख्या है, संख्या हम लोग मान लेते हैं कि x है ना। इस x का कितना 3/7, ठीक है। 3/7 का 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई 2/5वां हिस्सा 2/5, ये जो है किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो संख्या का आधा करेंगे हम लोग, यहाँ x/2 करेंगे। जब इधर 2 किए हैं अपने से तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गई कि नहीं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ निकालनी है। इसको अब इसको मत काट पीट दीजिएगा, बाकी जो बचे हुए उनको काटिए पीटिए, क्योंकि x/2 ही हमें चाहिए। निकाल लीजिए कितना होगा यहाँ पे। देखिए ये 2 से ये 2 बार में कट गया और ये 2 से ये 2 कट जाएगा आपका। नीचे नीचे काट सकते हैं, बराबर के इस पार उस पार, है ना। फिर और तो नहीं कट रहा है ना। या फिर देखिए 3 से ये कट जाएगा 5 बार में,
है ना। तो x/2 की जो वैल्यू है, x/2 की जो वैल्यू है 7 और 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने 5 से। तो 7 5 5 5 5 25 25 7 175 175 आ जाएगा। ठीक है, तो 175 x/2 की वैल्यू कितनी होगी, 175 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है इसमें कि कोई एक संख्या है, एक संख्या को वो 2 से मल्टीप्लाई करना तो चाहता था लेकिन गलती से डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस संख्या को अगर 2 से वो डिवाइड कर दे रहा है तो उसे उत्तर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। यहाँ से निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो गुणा करना चाहता था उस संख्या को 2 से, है ना। तो संख्या हमारी मिल गई है 4 है, 4 को वो सही कर ले 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा सोचने वाला सवाल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कक्षा 12वीं के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर यहाँ पे ये जो लिखा है ये ऐसे लिखना चाहिए था कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई, तो ये पूछा जाना चाहिए था तो ज़्यादा क्लियर होता। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, यानी कि 30 छात्र उपस्थित हुए। अब उन 30 छात्र उपस्थित हुए उनमें से एक दूसरे से सभी हाथ मिलाते हैं, है ना। लगाने के इसको 2 तरीके हैं, एक है डायरेक्ट फॉर्मूला वाला तरीका और दूसरा है कॉम्बिनेशन वाला तरीका, क्योंकि यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है ना। 30 छात्र हैं, पहले कॉम्बिनेशन वाला तरीका बताते हैं कि भाई 30 छात्र हैं, 30 छात्र हैं और कॉम्बिनेशन कितने कितने का बन रहा है, 2 2 का कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब भी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो वहाँ पे जब हाथ मिला रहे हैं तो 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, है ना। यानी कि कॉम्बिनेशन कितने का बन रहा है, 2 का। तो 30C2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया, देखते जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट तरीका देखिए कि कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये 30 लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसको ले लीजिए और यहाँ पे अगर 2 बार लिखा है तो इसको 2 बार घटते हुए क्रम में ले जाइए, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाइए। यहाँ 3 लिखा रहता है तो 3 बार घटते हुए क्रम में लिखते। तो 30 है, एक तो ये खुद हो गया और एक बार और हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि 29 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर यहाँ 3 लिखा रहता तो 30 29 और 28 3 ठो संख्या लिखते घटते हुए क्रम में, है ना। अगर 4 लिखा रहता तो यहाँ से शुरू करके 4 बार घटते हुए क्रम में लिख देते, यानी 4 ठो संख्या। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपको लिखना है ये जो नीचे दिया गया है इसको घटते हुए क्रम में 1 तक ले जाना है। ठीक है, नीचे वाला जो है इसको 1 तक ले जाना है। तो ये 2 है ना, फिर 2 से घटते हुए क्रम 1। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से ले जाते हैं। अब इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा, 2 से कटेगी ये 15 बार में और 15 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा और कहीं भी यूनिट डिजिट आपका 5 नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि अगर 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, 2 लोग गले मिल रहे हैं तो ऐसे केस में, या फिर 2 लोग आपस में बुके एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है वो बनता है n × n-1 डिवाइड बाई 2। ये होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर n जो लिखा है ये n क्या है, तो n यहाँ पर है जितने लोग शामिल हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि 30 लोग। तो n की वैल्यू यहाँ 30 रख देंगे तो 30 × n-1 यानी कि 29, है ना। 30 - 1 29 हो जाएगा। तो 30 × 29 डिवाइड बाई 2 वही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर भी। क्लियर हो गया। तो दोनों तरीके हम आपको बता दिए हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। इस सवाल को देखिए, ये RRB JEE 2019 का प्रश्न है। बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है, इसीलिए उठाया गया है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटा दिया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम मिलता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर x वगैरह मान के मत करिएगा, थोड़ा झंझट हो जाएगा। हम आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, यूनिट वाला, मतलब रेशियो वाला तरीका। संख्या का 1/7 लिखा है ना। अब आप जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इसमें ये चीज़ जरूर पढ़े होंगे कि जो नीचे वाला होता है यही होल नंबर होता है। होल का मतलब पूरी संख्या, यही होती है संपूर्ण संख्या। मतलब हमारी जो संख्या है वो 7 है, इस 7 में से 1 घटाया जाता है। बोला गया है ना, किसी संख्या का 1/7, किसी संख्या का,
तो संख्या का बोला है इसलिए वो संख्या नीचे होगी। तो 7 का 1 घटाया जाता है, मतलब 7 में 1 घटाया जाता है। ये बताइए 7 यूनिट में से 1 यूनिट अगर हम घटा दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, और ये जो है घटाया जाता है तो हमें मिलता क्या है, संख्या से 30 कम मिलता है। हमारी संख्या कितनी है, 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट, इससे 30 कम है दोस्तों। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रेशियो वाली वैल्यू है, यूनिट वाली वैल्यू है। चलिए हम इसमें इन सब में आर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो वाली वैल्यू है, ये रेशियो वाली वैल्यू है और ये रेशियो वाली वैल्यू, लेकिन ये 30 जो है ये एक्चुअल में वैल्यू है। ठीक है, 30 कम होता है ये। अब इसमें देखिए ये आ जाएगा 6 रेशियो, ये हो गया 6 रेशियो बराबर, यहाँ हो जाएगा 7 रेशियो माइनस यहाँ पे 30। अब -30 को इधर ले आइए तो प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 7 रेशियो माइनस 6 रेशियो हो जाएगा। 7 रेशियो माइनस 6 रेशियो यानी कि 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू 30 हमें प्राप्त है, तो संख्या निकालना है। संख्या कितनी है, 7 रेशियो है, तो 7 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना होगा, 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 7 की वैल्यू 7 × 21 मतलब 210। 210 इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगर आप फ्रैक्शन की बेसिक समझ भी रखते हैं तो ये सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश कितना होगा, यानी कि कितना हिस्सा राशिद के पास गया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 3 लोग हैं। कौन कौन है यहाँ पर, एक है यहाँ पे शालिनी, दूसरा है यहाँ पे तनवीर और तीसरा है यहाँ पे राशिद। इसको 1/6 मिला है ना, इसको 1/6 मिला, सॉरी 6 है ना, यहाँ पे 6, और इसको तनवीर को 1/4 हिस्सा मिला। हमें इसका हिस्सा बताना है। ये बताइए 4 और 6 डिनोमिनेटर में है, इन दोनों से कटने वाली कोई संख्या हम लोग मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हमारा जो केक है उतने बराबर हिस्सों में बटा है टोटल। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। हम ये समझ रहे हैं कि टोटल 12 हिस्सों में वो केक बटा हुआ है। ठीक है, तो इस 12 का अगर 1/6 निकालेंगे, 12 के 1/6 तो कितना आएगा, 2 हिस्सा, यानी 12 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा किसको मिला, शालिनी को। फिर 12 का इस टोटल का 1/4 निकालिए तो कितना मिला हमें, 3 हिस्सा, यानी कि टोटल 12 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा तनवीर को मिला। अब यहाँ पे इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, 3 2 5, 12 टुकड़ों में से 5 टुकड़ा इन दोनों को मिला है, यानी राशिद को कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 टुकड़ा मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर फ्रैक्शन में चाहिए। तो भाई राशिद को 7 टुकड़ा मिला, टोटल कितने में से, 12 टुकड़ों में से। भाई टोटल 12 टुकड़े थे ना, तो 7/12 भाग राशिद को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे चलिए इस सवाल को देखें। ये सवाल देखने में भले ही छोटा लग रहा है लेकिन बहुत तगड़ा सवाल है। 2 संख्याओं का योग दिया है 9, इनके व्युत्क्रमों का योग यानी रेसिप्रोकल का सम 1/2 है। इन संख्याओं में से एक ठो संख्या कौन सी होगी। 2 संख्याओं का योग हमें पता है, x और y मान लेते हैं, इन 2 संख्याओं का सम हमें 9 के बराबर। अच्छा, व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल, संख्याओं का रेसिप्रोकल। तो x का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x आएगा, उल्टा करेंगे, और y का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y आएगा। इन दोनों का सम हमें 1/2 के बराबर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए बड़े ध्यान से। y इधर आएगा, x उधर जाएगा, फ्रैक्शन है ना, सॉल्व करेंगे क्या होगा, y + x, ऊपर हो गया y + x या फिर x + y कहिए, एक ही मतलब है। तो ऊपर हो गया x + y, नीचे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो x × y डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ये है बराबर 1/2 के। अब हमें x + y पता है, ये 9 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। बताइए, तो इसकी वैल्यू हो गई 9। x y उधर जाएगा तो x × y 1 और 2 इधर आएगा तो 9 दूना ये हो गया 18। अब बड़े गौर से सोचिए थोड़ा, है ना, आपको लगाना नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि अलजेब्रिक फार्मूला लगाने लगे, x + y का होल स्क्वायर लगाने लगे या फिर x - y का होल स्क्वायर लगाने लगे, उससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। हमारे पास यहाँ पे दिया है x + y की वैल्यू 9 है ना, और x × y की वैल्यू 18 है। ऐसे 2 नंबर सोचिए कि जोड़ने पे 9 आए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, वही तो मतलब है इन दोनों का। तो 6 और 3 हो सकता है भैया यहाँ पे, है ना। अगर नहीं सोच पाते तो फिर हम फॉर्मूला लगाते। क्लियर, तो 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। मतलब एक संख्या हमारी 6 हो गई और दूसरी संख्या हमारी यहाँ पे 3 हो गई। पूछा गया था इनमें से एक ठो कौन सी संख्या है, तो 6 और 3 में से देखिए ऑप्शन में कौन दिया है, 6 दिया है, 3 तो दिया नहीं है ना, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे।
अगला सवाल देखिए, अगर आप इस सवाल को बेसिक से लगाते हैं दोस्तों तो ये सवाल बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, इसलिए स्मार्ट अप्रोच सीखना जरूरी है। स्मार्ट अप्रोच क्या है यहाँ पे, यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है, वह संख्या कौन सी होगी। संख्या है मान लीजिए कि x है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा, x है और इसको उसके वर्ग में घटाया जाता है। अच्छा, x का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्क्वायर में इसी को घटा दिया जाता है, यानी x को ही घटा दिया जाता है, तो घटाने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 812 है ना, 812 प्राप्त होता है। अब बड़े ध्यान से सोचिए, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बाई ऑप्शन करेंगे हम लोग, ऑप्शन भी ऐसे लगाएंगे, देखते जाइए। यहाँ पर x और x में से अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर अंदर बचेगा एक ठो x माइनस 1 बचेगा, यानी x और उससे एक कम, है ना। अब ऑप्शन में से देखिए, हमारे पास यहाँ पे 812 मिल रहा है, 812 मिल रहा है ना, मान लेते हैं हम 25 रखते हैं, तो 25 के स्क्वायर कितना होता है, 625। और यहाँ पे वैसे ही रख के चेक करिए ना भाई, देखिए 25 है तो 25 के स्क्वायर माइनस 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 812, ये ऑप्शन नहीं होगा। 23 रखते हैं, 23 की वैल्यू 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529 में अगर हम कुछ घटाएंगे तो हमें वैल्यू और कम मिलेगी, 812 तो छोड़ ही दीजिए, है ना। 27 का स्क्वायर, अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम 27 रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 27 माइनस 1 कितना होगा, 26 हो जाएगा। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, या फिर इसको ऐसे देखिए, 27 और 26 के बीच में कुछ भी नहीं है, नहीं है। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, नहीं भाई इससे कम ही होगा, 812 से तो कम ही होगा, है ना। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका भाई, 27 का स्क्वायर 812 से ज़्यादा नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो उसमें अगर कुछ घटाएंगे तो 812 थोड़ी आ पाएगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, 29 के स्क्वायर, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर रखेंगे हम लोग तो ये होगा 29 माइनस यहाँ पर 28, 29 माइनस 28 करेंगे तो 812 आ जाएगा। क्लियर, या यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 9 2 आ रहा है, समझ गए, आगे बढ़िए। इस टाइप का सवाल हम पिछले क्लास में भी आपको करवा चुके हैं, यानी कि नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 3 में, ठीक है। लेकिन उसमें क्या दिया था, क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा था, लेकिन इसमें क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे रखा है। लगाना उसी तरीके से, जो लोग देखे हो वीडियो उनको अच्छे से पता है कि इस सवाल को कैसे डील करना है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत दे दिया मतलब हमें जितने क्रमागत दिया है उतने जगह बना लेना है, 4 बोला है तो 4 ठो जगह हम लोग यहाँ पे बना लिए। इन सभी का जो योग दे रखा है वो योग कितना है, 160 है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। एवरेज निकालिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से, क्योंकि 4 संख्याओं का योग है ये, ठीक है। जितने संख्याओं का योग दिया रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16 यानी 40 आ गए। ये 40 जो है एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा। अब इसमें तो बीच कहीं पता ही नहीं चल रहा है, बीच कहीं भी पता नहीं चल रहा है, क्या हम यहाँ पे रख दें 40, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। क्यों, अब सोचिए थोड़ा, 40 जो है एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, लेकिन हमें यहाँ 4 क्रमागत विषम संख्याएं रखनी है, उनका योग यहाँ पे 160 आना चाहिए। तो ये 40 तो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑड नंबर होगा, तो 40 यहाँ पर नहीं होगा। तब 40 कहाँ होगा, एग्जैक्टली बीच में। बीच कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 40, है ना। अपने जगह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 के पहले जस्ट सोचिए 39 होगा आपका एक ऑड नंबर, 40 के जस्ट बाद होगा हमारा 41, 41 के जस्ट बाद यहाँ पे 43 और 39 से जस्ट पहले यहाँ पे 37। विषम संख्याएं लिखनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। सम संख्या मत घुसेड़ दीजिएगा बीच में। सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी जो कि 37 है, 37 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 12 देखिए, 2024 का प्रश्न है, ग्रेड 3 का, ठीक है। बोला गया है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -4 है, यदि उनमें से एक संख्या -13/25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आराम से लगा लेंगे, है ना। 2 संख्याओं का योग, एक ठो संख्या -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या -4 है और दूसरी संख्या में इसमें कुछ भी जोड़ रहे हैं और इनका जो योग है, एक सेकंड, यहाँ पे 2 संख्याओं का योग इतना दिया है ना, उनमें से एक ठो संख्या, एक संख्या कितनी है यहाँ पे -13/25, है ना। और इसमें हम दूसरी संख्या x ले लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। अब देखिए x को यहीं छोड़िए क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। इसको उधर ले जाइए तो -4 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +13/25 हो जाएगा। अब ये बताइए 25 चौके 100 तो माइनस का 100 है ना, और प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 25।
अगर हम इसमें से घटाएं तो माइनस आएगा, वो भी 87, है ना भाई। 100 माइनस 13 करेंगे 87, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस में है तो माइनस यहाँ पे 25, -87/25 ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ये वाला टाइप दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि हर का परिमेयीकरण करिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका परिमेयीकरण हमें करना है। लेकिन उससे भी पहले आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। आपको पढ़ा देते हैं, तब यहाँ पे इस सवाल को करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या की बात करते हैं, यानी कि एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आखिरकार होता क्या है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले से दिया हो ये जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं, है ना। किसी भी संख्या को अगर हम p/q के फॉर्म में यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन शर्त है यहाँ पर, शर्त क्या है कि दोनों p और q, ऊपर और नीचे, ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये दोनों इंटीजर होने चाहिए दोस्तों, है ना। इंटीजर का मतलब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से नंबर होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 हो गया, फिर अगर -1, -2, -3, इस तरीके से इंटीजर होने चाहिए दोनों वैल्यू। साथ में यहाँ पे दूसरी शर्त क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों शर्तों को फॉलो करता है कोई नंबर और इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 4/9 है ना। 4 और 9 दोनों इंटीजर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 भी नहीं है, मतलब हमारी ये एक संख्या परिमेय हो गई, है ना। इसके बाद अगर 0 को कहें तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या लिखा जा सकता है? 0/1 लिख सकते हैं। और नीचे 0 भी नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे अगर 0 होगा तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 0 नहीं है नीचे, मतलब ये परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर हम कहें कि √4 है, अच्छा अब बात यहाँ पे आती है कि ये रूट लग गया। √4 की वैल्यू पता है, इंटीजर में आती है, यानी कि 2 आता है। 2/1 इसको भी लिखा जा सकता है, तो मतलब √4 क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास अगर √3 है या √7 है, √6 है, तो इनका इंटीजर में वैल्यू नहीं मिलता है। क्लियर हो गया? तो √7 हमारा यहाँ पे रेशनल नहीं होगा, ये कैसी संख्या होगी? इर्रेशनल हो जाएगी दोस्तों। ये कैसी संख्या है? यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है, समझ में आया? यानी अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? तो जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन जो निकल जाएगा पूरा पूरा एक इंटीजर वैल्यू दे देगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर कोई चीज़ आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया है तो कैसे पहचानेंगे आप कि ये रेशनल है या फिर इर्रेशनल? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन में 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। तीनों तरह को हम यहाँ पे बताते हैं। तीनों तरह क्या है यहाँ पे? पहला यहाँ पर है कि जैसे हम ये लिख रहे हैं कि 3.1492605, ये बस इतना ही है हमारे पास। अब इसमें ये है कि भाई पॉइंट के बाद कुछ दूर तक जाके रुक जा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को, डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत दशमलव, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कुछ दूर जाके टर्मिनेट हो गया है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा टाइप, क्या कि यहाँ पे जैसे मान ले हम लिखते हैं कि 1.31212121 इस तरीके से ये रिपीट होते जा रहा है और कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो, कितने भी रिपीट हो सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस ये देखिए कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। रिपीट हो रहा हो प्लस टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अच्छा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं, है ना। यही है हमारा रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो ना तो ख़त्म हो रहा है और साथ में रिपीट भी हो रहा है। क्लियर? तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप ये है भैया कि यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे मान लीजिए कि 4.31590162 इस तरीके से ये रैंडम नंबर्स आते हुए जा रहे हैं और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है।
रैंडम नंबर्स प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, है ना, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे बस यही 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता, है ना। अब इस 3 टाइप में कौन कौन सा रेशनल होगा, कौन कौन सा इर्रेशनल होगा, पहले ये बता देते हैं। देखिए, अगर ये दोनों टाइप हैं, मतलब टर्मिनेट हो जाए और या फिर रिपीट हो रहा हो, ये दोनों आपके रेशनल होते हैं दोस्तों, ये दोनों क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। लेकिन ये वाला आपका क्या होता है? इर्रेशनल होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आगे जब प्रश्न आएंगे तो बताएंगे। इसको बदलना तो आसान होगा, इसको कैसे बदला जाता है, यानी कि रिपीटिंग वाले को कैसे P/Q फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में बदला जाता है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया जाएगा। तो ये दोनों जो हैं इनको हम P/Q फॉर्म में बदल सकते हैं, मतलब ये दोनों रेशनल हो गए। लेकिन ये तीसरा रेशनल नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया बात? अब कुछ यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लीजिए। देखिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास एक रेशनल नंबर प्लस दूसरा रेशनल नंबर, अगर प्लस या माइनस किया जाता है 2 रेशनल नंबर को, तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर एक इर्रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर जोड़ा या घटाया जाता है, मतलब अलग अलग हों, रेशनल और इर्रेशनल, तो हमें इर्रेशनल नंबर प्राप्त होता है। क्लियर? इसके बाद अगर दोनों इर्रेशनल हैं, तो दोनों यहाँ पे अगर इर्रेशनल हैं, 2 इर्रेशनल को जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो भी यहाँ पे इर्रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इस सवाल को करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे इर्रेशनल नंबर दिया रहता है और उस इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में रेशनल बनाना है। ऊपर इर्रेशनल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और इसको इरेज कर रहे हैं हम। देखिएगा सवाल में क्या दे रखा है कि भाई 1/1 डायरेक्ट तरीका एकदम बताएंगे, एक लाइन में इसका आंसर आप लोग बता देंगे। 1/2 + √3, है ना, 2 + √3। अब बड़े गौर से देखिए, 2 तो हमारा रेशनल है, लेकिन √3 हमारा इर्रेशनल है। तो जब एक रेशनल में दूसरा इर्रेशनल जोड़ा या घटाया जा रहा है, तो ये जो नीचे की पूरी वैल्यू है ये कैसी मिलेगी? हमें इर्रेशनल मिलेगी। ठीक है, अभी आपको बताए हैं। तो नीचे हमारा इर्रेशनल है, हमें नीचे को रेशनल बनाना है, यानी कि परिमेय संख्या बनाना है ना। हमें नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू को परिमेय संख्या। अब इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है यहाँ पर देखते जाइए। तरीका बस इतना है, नीचे जो भी दिया है उसका साइन चेंज करके, बीच में जो साइन दिया है वो वाली बात कर रहे हैं, बीच में जो साइन दिया है वो साइन चेंज करके ऊपर में गुणा कर दीजिए। ऊपर क्या है? 1 है। 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे का साइन चेंज करिए। नीचे का साइन चेंज करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। अच्छा, प्लस दिया होगा तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिया होगा नीचे तो प्लस लेके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या करना है? प्लस दिया हो माइनस दिया उससे आपको मतलब नहीं है, बस दोनों का स्क्वायर करिए और घटा लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। √3 है ना, √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 ही ना आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। और इन दोनों को घटा लेना है। अब प्लस दिया है तो भी घटाएंगे नीचे, माइनस दिया है तो भी घटाएंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस स्क्वायर करना है और घटा लेना है। कितना आएगा? नीचे तो 1 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2 - √3 और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नीचे का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में दोनों को स्क्वायर करके घटा लेना है, बस इतना काम आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, एकदम सिंपल सा छोटा सा सवाल है। 0.23 और उसके ऊपर बार लगाया। अच्छा, बार वाला नहीं बताए थे ना, ठीक है, चलिए बता देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब ये होता है कि ये रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको कहा जाता है। इसको अगर थोड़ा सा हम समझें तो ये होगा क्या? 0 जितने डिजिट पे बार लगा रहा होता है वही डिजिट्स रिपीट करने लगते हैं। जैसे 2 3 के ऊपर बार लगा है, मतलब इसके बाद 2 3, फिर 2 3, फिर यहाँ पर 2 3, इस तरीके से 2 3 2 3 2 3 रिपीट होता जाएगा। तो ये वाला जो रिपीटिंग वाला है ये क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। अभी आपको बताए हैं कि जो रिपीटिंग होगा, जो रिकरिंग होगा, वो आपका रेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है? √3 प्लस यहाँ पे
रूट 11 का होल स्क्वायर एक है, कैसी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, कैसी संख्या आएगी, है ना। बड़े गौर से समझिए, यहाँ पर अगर इन दोनों का हम स्क्वायर करें, है ना, मतलब प्लस का होल स्क्वायर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, यानी a स्क्वायर, यहाँ से ये कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 हो जाता है। इसको बिना एक्सपेंड किए आप बता ही नहीं सकते कि ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि रूट 11 का स्क्वायर जो कि 11 आएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 और a इंटू बी, मतलब रूट 3 इंटू यहाँ पे रूट 11 हो जाएगा। इनको जोड़िए, 11 और 3 ये हो जाएगा 14, और प्लस यहाँ पे 2 और रूट वाले मल्टीप्लाई होकर रूट 33 बन जाएंगे। क्या ये 33 अब बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, सॉरी अपरिमेय, है ना, यानी इर्रेशनल। तो इर्रेशनल के साथ जब ये कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है तो इर्रेशनल ही बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, एक कॉन्सेप्ट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये बताइए। 5 है और 7 है, आप कहेंगे सिर्फ एक 6 आएगा बीच में, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मौजूद होती हैं, चाहे वो कितना ही पास क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मौजूद होंगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इनफाइनाइटली मैनी, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कॉन्सेप्ट जानते तो 1 सेकंड का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी होगी, ये निकालना है ना। अब आप चाहें तो इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, इनको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, फिर ऑप्शंस को डिवाइड करिए और चेक करिए कौन बीच में आ रहा है इन दोनों के, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको परसेंटेज से बनाइए, परसेंटेज से बड़ी आसानी से बन जाएंगे। 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। परसेंटेज में ये पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना भाई। 1/4 को अगर परसेंट में बदलना चाहें तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, मतलब 25% आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही 1/2 जो है ये आपका 50% होता है ना। अब आपके ऑप्शंस में देखिए 1/6 है, 1/6 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/6, 16 छक्के 96 होता है, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। 1/8 जो होता है ये होता है 12.5%, है ना। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा 12.5% होता है। इसके बाद ये 3/5, 3/5 कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो 3/5, 1/5 होता है 20%, तो 3/5 20 3 60%, ये 60% की वैल्यू है। 3/8 कितना होगा, 1/8 होता है 12.5, 3/8 कितना होगा, 12.5 का 3 गुना, 12.5 का 3 गुना आएगा 37%, 37%। अब इन ऑप्शन में देखिए कौन बीच में आ रहा है, 25 और 50 के बीच में। ये 25 से कम है तो ये आंसर नहीं होगा, ये 25 से कम है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 और 50 के बीच में लिखना है। ये 50 से ज़्यादा है, ये है इन दोनों के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। 37.5% इन दोनों के बीच में है, तो 3/8 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1/4 और 1/2 के बीच में 3/8 होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिया गया है ये आपके सामने, ये किस टाइप का नंबर है, परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि एक पूर्णांक है या फिर एक परिमेय नंबर आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब हमारा जाके काम बनेगा। यहाँ पर 3√5 है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 3√5, इसके बाद प्लस ये 125 है रूट में। ये बताइए 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 5, है ना, यही लिखा जा सकता है। और इसके ऊपर लगा है रूट, 25 का तो रूट पता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5, और ये वाला 5 रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा तो ये 5 ही रहेगा, तो मतलब 5√5। यहाँ पर कितना आया, 5√5 आ गया। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पर √80 है। 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 को यहाँ पर 16 पंचे 80 लिखते हैं, मतलब यहाँ पर 16 × 5 होगा 80 की वैल्यू, और 16 का तो वर्गमूल होता है, कितना होता है 4, और ये हो जाएगा 4√5, तो यहाँ पे हुआ आपका 4√5, है ना, प्लस इसके बाद यहाँ पर 6√5 और है, तो ये हो जाएगा 6√5। अब इसमें देखिए 3√5 और 5√5 दोनों मिलाकर कितना हो गया, यहाँ पे 8√5 हो जाएगा,
भाई 3√5 और 5√5 कितना होगा मिलाकर 5 3 8√5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना होगा, यहाँ पे देखिए 4√5 और 6√5, 6 4 10√5 हो जाएगा, है ना, 10√5 हो गया। अब √5 से √5 काट सकते हैं तो 8/10 आ गया। अब ये दोनों आपके कैसे हैं, p/q के फॉर्म में, साथ में इंटीजर भी है, नीचे जीरो भी नहीं है, मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए इसको नहीं लगा सकते थे। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। इस सवाल को देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय होगा। तो ये बताइए कि जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा पूरी तरीके से, वही आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसमें एक नंबर बड़े आराम से दिख रहा है भाई, ये √125, इसकी वैल्यू अभी अभी आपको बताया है 5√5 होता है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर 5√5। तो कुछ वैल्यू यहाँ पर रूट के अंदर ही है, जब रूट के अंदर ही है तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, मतलब यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी के बाकी सब यहाँ पे कैसे परिमेय है इसको देखिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो गया 25, और 25 पर लगा है रूट, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको, अब इसको देखें तो यहाँ पर 12.69 है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1296 और डिनोमिनेटर में 100 लिख सकते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ वर्गमूल आता है 1296 का। अच्छा, 1296 का वर्गमूल क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो ये 96 किसके स्क्वायर में आता है, 14 के स्क्वायर में ना, तो ये हो जाएगा 50 - 14, 50 - 14 करेंगे तो 36, ये 36 का है, तो ये हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल मतलब कि यहाँ पे 1296 का वर्गमूल 36 आएगा। 100 का वर्गमूल 10 आता है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, p/q के फॉर्म में आ रहा है। इसी तरीके से ये 900 जो होता है 30 का इसका वर्गमूल 30 होता है, मतलब ये 30 का स्क्वायर है, तो ये भी निकल गया। सब तो निकल गया, बस यही नहीं निकल पा रहा था रूट के अंदर से, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। ये भी एक बढ़िया सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है ना। तो नहीं है तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर पाई आपका परिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है, वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 22/7 होती है वैल्यू, तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पाई की वैल्यू जो आप लोग याद किए हैं कि भैया 22/7 होता है, ये 22/7 लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आज तक कैलकुलेट नहीं की जा रही है, कैलकुलेट होते ही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू निकल कर आती है एक्चुअल वैल्यू, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ना तो कभी एंड होगा उसका पॉइंट के बाद, ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट नहीं हो रहा है तो कैसे आप बदल सकते हैं उसको p/q फॉर्म में, क्योंकि वो अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, 1728 का जो क्यूब रूट होता है ये 12 होता है, मतलब ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये दोनों तो परिमेय हो गए, ये भी परिमेय हो गया। परिमेय नहीं है कौन, सिर्फ पाई। क्लियर हो गया। तो इस छोटे छोटे सवालों को याद रखिएगा। एक सवाल चलिए और करते हैं इस क्लास के अंदर हम लोग। देखिएगा, ये टाइप का सवाल एक बार हम आपको करवा भी चुके हैं। एक सवाल यहाँ पे बोला गया है कि 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर को परिमेय बनाना है, माने रेशनल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, तरीका आपको बताया गया है। यहाँ पर ये है 1/5 + √3 है ना, 5 + √3 है। हमने बोला था कि नीचे का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1 में हम मल्टीप्लाई करें, इसका साइन चेंज करिए तो 5 - √3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। 5 का स्क्वायर 25 है ना, √3 का स्क्वायर 3, इन दोनों को घटा लेंगे तो ऊपर बन जाएगा 5 - √3, और डिनोमिनेटर में 25 में से 3 गया तो 22 आ जाएगा। ये आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे आपका कुछ ही क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आप लोग जुड़े हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए। प्लेलिस्ट में आपको रेलवे लक्ष्य बैच की हर एक क्लास मिलेगी। अभी तो ये पहला चैप्टर चल रहा है, हर एक चैप्टर बेसिक से आपको डिटेल में करवाएंगे ट्रिक्स के साथ। इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।